नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि आज मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। तो कल तो 4 जुलाई की छुट्टी के कारण अमेरिकी बाजार बंद थे, लेकिन आज जो हम एशियन मार्केट से और डाउ नैस्डैक फ्यूचर से संकेत आते हुए देख रहे हैं वो आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक ही हैं। एशियन मार्केट से शुरुआत करेंगे। SGX निफ्टी फिलहाल 30 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एशियन मार्केट्स में जापानीज मार्केट है, उनकी तरफ से अच्छा प्रदर्शन है। सर्विस सेक्टर एक्टिविटी के कुछ अच्छे नंबर्स आए हैं, जिसके चलते हम देख रहे हैं अच्छी स्ट्रेंथ वहां देखने को मिल रही है और 235 अंकों के आसपास की मजबूती दिख रही है। बाकी मार्केट्स भी कुछ स्ट्रेंथ के साथ हरे निशान पर खुलते नजर आए हैं। कॉस्पी, स्ट्रेट टाइम सब में हमने कुछ हल्की हल्की बढ़त देखी है। 70 से 57 अंकों की स्ट्रेंथ लेकर फिलहाल डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। और कमोडिटी स्पेस की भी बात करें तो मल्टी मंथ लोज से हमने अधिकतर कमोडिटीज को उठते हुए देखा है। सोने चांदी की बात करें, वैसे है तो 5 महीने और 2 साल के निचले स्तर के पास ही, लेकिन थोड़ी थोड़ी रिकवरी हमने आते हुए देखी है। कितनी सस्टेनेबल है वो देखने लायक होगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स फिर से 105 के पास चला गया है। कच्चे तेल की बात करें तो $114 के पार ब्रेंट निकल गया है और WTI क्रूड की भी बात करें तो यहां पर भी हम देख रहे हैं $111 के पास चला गया है। क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और कौन से अहम ट्रिगर्स डेटा पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। शुरुआत तो हरे निशान के साथ हुई है, क्या कहा जाए, क्योंकि हमारे मार्केट्स में तो कल हरियाली छाई रही, अच्छा परफॉर्मेंस था। आज कहाँ रखे नजर? आज भी नज़र अच्छी दिख रही है जहां तक बाजारों का सवाल है, क्योंकि अमेरिकी बाजार बंद है तो उसका मूवमेंट का प्रेशर कम था। कल जब हम बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स 100 से 200 पॉइंट नीचे की रेंज में ट्रेड कर रहे थे। उसके सामने अभी देखिए 100 पॉइंट ऊपर आपको करीब डाउ फ्यूचर्स दिखेंगे। आधे % की तेजी नैस्डैक फ्यूचर्स में भी दिख रही है। तो एशिया का मूड माहौल तो इस समय अच्छा ही है और अच्छी शुरुआत हुई है। SGX निफ्टी भी पॉजिटिव हुई है, 3% के करीब वापस आती हुई दिखी है। देखते हैं आज शाम को यूएस में कैसा ट्रेड होगा। एक खबर जो कल आई थी, जो हमारे बाजार में भी हमने हाईलाइट करी थी, ट्रम्प साहब ने जो चीन पर टैरिफ्स लगाए थे, जो ट्रेड वॉर शुरू किया था, वो शायद खत्म होने के स्तर पर पहुंचते हुए दिख रहा है। बाइडेन साहब चीन के इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं, ऐसी खबरें आई हैं। अब कितनी सीरियस है, कितना एक्शन इस पर आता है वो देखना जरूरी है, बट उससे एक मूड माहौल अच्छा बना हुआ है ताकि महंगाई कम आए। और महंगाई की अगर आप बात करें तो साउथ कोरिया पर रखिए नजर। 6% की महंगाई के आंकड़े आए हैं जून के महीने में। 24 साल में सबसे ज्यादा है वहां पर महंगाई और लगातार वहां पर हम देख रहे हैं कि रेट्स बढ़ रहे हैं। तो अनुमान है कि अगली पॉलिसी में भी आधे % से दरें साउथ कोरिया में बढ़ाई जा सकती हैं। तो वो एक फैक्टर है जहां पर आपको रखनी है नजर। यूरोप की बात करें तो कल यूरोप में आपने मिला जुला कारोबार देखा। यूके के बाजार करीब 1% ऊपर थे। फ्रांस के बाजार में आधे % की तेजी थी। हालांकि जर्मनी के बाजार में हमने हल्की गिरावट देखी, करीब 1/4% नीचे थे। ऑयल एंड गैस शेयर्स, यहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आपने देखा। कई सारे दिग्गज यूरोपियन ऑयल एंड गैस शेयर्स 4 से 5% की तेजी आपको दिखा रहे थे, क्योंकि कच्चे तेल में कल एक रिबाउंड आया है। आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आने वाली है, तो वहां से देखना पड़ेगा कि रीसेंट रेट हाइक्स, इसके साथ ही जो इकोनॉमिक स्थिति है उसका बैंक्स पर क्या असर पड़ रहा है। तो देखते हैं वहां से कुछ रिपोर्ट्स आती है कि नहीं। कल फेड के मिनट्स आएंगे और परसों ECB के बैठक के मिनट्स आएंगे, तो उस लिहाज से देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री आने वाली है सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आने वाले कुछ दिनों में। कच्चे तेल की अगर आप बात करें तो सप्लाई के डर से हमने देखा कि कच्चा तेल कल 2% उछला। फिलहाल भी अगर आप देखें तो 114 के ऊपर ब्रेंट है, 111 के ऊपर आपको WTI ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 3-4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से तेल के दामों को निचले स्तरों पर सहारा मिल रहा है। एक तो नॉर्वे, जो हमने पहले भी हाईलाइट किया था, वहां पर आज से ऑयल एंड गैस वर्कर्स की स्ट्राइक शुरू हो रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 13% गैस का आउटपुट और 6.5% ऑयल का आउटपुट इससे प्रभावित हो सकता है। तो थोड़ा सप्लाई का ऑलरेडी टेंशन वहां से आएगी। लिबिया के सप्लाई से ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि काफी बड़ी रोक लगी हुई है, उसका डर आपको दिख रहा है। अमेरिका में हरिकेन सीजन है, तो ऑल इन ऑल देखें तो सप्लाई की चिंता की वजह से हम देख रहे हैं कि तेल को निचले स्तर से एक मूव अप आते हुए देखिए और अब 114 पर ब्रेंट है। हालांकि इस समय डिमांड की थोड़ी आशंका जरूर है, क्योंकि हर कोई मंदी की बात कर रहा है, बट सप्लाई की कमी की वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल कल रिबाउंड करते हुए दिखा है। इसके अलावा सोना चांदी की अगर बात करें तो दायरे में ही कारोबार है। निचले स्तर से हल्की खरीद थी, बट कुछ ऐसा बड़ा सिग्निफिकेंट एक्शन आपने नहीं देखा। डॉलर इंडेक्स 105 पर है, तो इसकी वजह से बाकी कमोडिटीज में ऊपरी स्तरों पर प्रेशर दिखेगा। जिंक के अलावा बाकी बेस मेटल्स की बात करें तो सुस्ती थी, सीमित दायरे में ही कारोबार था। जो निचले स्तरों पर थे उसके आसपास ही है, हल्की फुल्की खरीद हुई है। एग्री कमोडिटीज में भी कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं था। कॉफी पर रखिए नजर। रोबस्टा कॉफी के दाम 10 महीने के निचले स्तर पर हैं, तो बाकी कमोडिटीज की तरह यहां पर भी आपको थोड़ी गिरावट दिख रही है। तो ऑल इन ऑल अमेरिका बंद था, बट बाकी बाजारों से
अच्छे संकेत आ रहे हैं, कुछ ऐसे खराब चीज़ नहीं है, और इसलिए वो पॉजिटिविटी थोड़ी स्क्रीन पर भी रिफ्लेक्ट करती है। देखते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहता है। ऑफ कोर्स, और कमोडिटी की प्राइसेस अगर हल्के होंगे बदीप, तो ये तो हमारे लिए अच्छी ही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली तो दुनिया भर की इकोनॉमी यही चाहती है कि जो यहाँ पर ऊंची महंगाई दर है उसमें हमें थोड़ी राहत मिले। बहरहाल शुक्रिया आपका वो पूरी अपडेट्स, ग्लोबल अपडेट दर्शकों के सामने रखने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा है। तो एफआईआईज की तो बिकवाली जारी है, 2150 करोड़ के पास की बिकवाली हमने कैश स्पेस में आते हुए देखी है विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से। लेकिन उसके सामने पूरा बल, पूरा सहारा घरेलू संस्थागत निवेशकों का रहा है। 1688 करोड़ के आसपास की खरीद दिखी है। वंस अगेन एफएनओ स्पेस में एफआईआईज का सहारा मिला है। फिगर छोटा है लेकिन खरीदारी तो जारी है। 404 करोड़ के आसपास की स्टॉक फ्यूचर्स हो, इंडेक्स फ्यूचर्स हो, यहां पर हमने खरीदारी बनते हुए देखी है। तो जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं अच्छे हैं फिलहाल ग्लोबल फ्रंट पे। ऐसे में हमारे मार्केट्स के लिए क्या रणनीति हो, क्या ट्रेडिंग रेंज और क्या ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी अपनाकर चलनी है, उस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर मंगलवार तो मंगल ही लग रहा है, क्या मेरा मानना ये सही है? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से ऐसे कोई डराने वाले तो नंबर्स या संकेत फिलहाल नहीं दिख रहे। सर क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग नेहा जी। हाँ, बिल्कुल संकेत थोड़े से बेहतर है, और कल भारतीय बाजार में ऑलरेडी इसके शुरुआती संकेत दिए भी थे। जिस तरह की क्लोजिंग कल हमें मिली वो मजबूत थी, स्पेशली बैंक निफ्टी पर, और लीडरशिप वहीं से आ रही है। बैंक, एफएमसीजी, ये सारे शेयर हैं जो मजबूती से बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज संकेत, क्योंकि कल अमेरिका के बाजार बंद थे, जो कुछ है डाउ फ्यूचर्स है आपके सामने, और एशिया में शुरुआत मजबूत हुई, इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हल्का सा कच्चा तेल ऊपर बढ़कर आया है, तो लेकिन ठीक है, $115-100 के आसपास, ये तो कोई खास बड़ी चिंता की बात नहीं है। तो ओवरऑल ट्रेंड बेहतर है, और ऐसे में थोड़ी और मजबूती की संभावना बनती है। जो बाजार के लिए आज सपोर्ट रेंज होगा वो होगा 15,650 से 15,750। ये 100 पॉइंट की रेंज अच्छे मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 15,925 से 16,000 तक की रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। 16,000 के ऊपर देखेंगे आगे क्या कुछ होता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल 33,800 के ऊपर क्लोज देकर बैंक निफ्टी ने एक अच्छी मजबूती के संकेत ऑलरेडी दे दिए, एक हल्के फुल्के ब्रेकआउट के संकेत दिए हैं। तो और जो 32,200 के आसपास, 300 के आसपास जो हमने लो बनाया था, वहां से बैंक निफ्टी ने अब तक की जो रिकवरी दी उसमें सबसे बेहतरीन क्लोजिंग कल मिली है। ऐसे में बैंक निफ्टी आज 34,000 के पार निकल कर टिकने की पूरी कोशिश करेगा। सपोर्ट रेंज अब 33,650 से लेकर 33,800 की होगी आज बैंक निफ्टी के लिए, और एक बार 34,000 के पार निकलकर टिकने पर बैंक निफ्टी में थोड़ी और मजबूती बनेगी, और तब आप 34,275 से 34,475 की रेंज में बैंक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। तो ओवरऑल रुझान ठीक है, कल की मजबूती को बाजार थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी लिया, थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू, डबल थैंक यू एक अच्छी खबर देने के लिए कि यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ के संकेत हैं जो एक्सटेंड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जैसे कि सर ने कहा, अच्छी मजबूती दिख रही है यहाँ पर। 15,650 से 750 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज का काम करेगा, और ऊपर 15,925 से 16,000 तक का लेवल टेस्ट करता हुआ निफ्टी देख सकता है। और ज्यादा जो कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस है वो बैंक निफ्टी में बन रहा है। 33,650 से 800 ये एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा, और अपर बैंड में 34,000 पार करने पर सर को लगता है कि 34,275 से 475 के भी अपर लेवल है वो बैंक निफ्टी टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। चलिए, ब्रॉडर मार्केट से तो अच्छे ही संकेत देखने को मिल रहे हैं, लेकिन खबरों के दम पर कहां रहेगा एक्शन, कौन से स्टॉक्स और कौन से सेक्टर्स पर रखनी है नजर, सब बताने के लिए मेरे सहयोगी अरमान स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान गुड मॉर्निंग। काफी टेरिफिक ट्यूसडे की हम तैयारी करके चल रहे हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड। आपकी लिस्ट में क्या जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले पीटीसी इंडिया जिसके Q4 FY22 के नतीजे आते हुए दिखेंगे। असाई सॉन्गवन पर ध्यान रखिएगा जिनका बायबैक आज से बंद हो जाएगा। अजंता फार्मा जो 4.27 करोड़ उनके बोनस शेयर्स है वो आज से लिस्ट होते हुए दिखेंगे। कुछ एक्स डेट्स है मेरे पास जिसमें माइंट्री है फाइनल डिविडेंड 7 का, और एम्फेसिस है डिविडेंड 46 का। अब खबरों पे आ जाते हैं। खबरों पे जो हमारी इजी बिजनेस की मुहिम भी रही है, जैसा कि हम पहले ही बताया था कि रेस्टोरेंट और होटल स्टॉक्स को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो सर्विस चार्जेस हैं, जो CCPA ने उस पर गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि अब ग्राहकों से आप सर्विस चार्ज आप वसूल करना एक अवैध माना जाएगा, और अगर जबरदस्ती करने पर वसूली करने पर उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। TCS पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो उनका एक अपडेट आता हुआ दिखा है जिसमें एपिक सिस्टम मामले में US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आता हुआ दिखा है, और जो उनका जिसमें जो कोर्ट का जुर्माना था उन्होंने घटाकर $14 करोड़ कर दिया है। उसी के साथ साथ जो कंपनी ने कानूनी सलाह ली थी उसमें यह बताया गया है कि कंपनी इस
इस जो आता हुआ दिखा है फैसला, उस पर आगे ऊपरी स्तर पर कार्रवाई भी कर सकती है, चुनौती भी दे सकती है इस फैसले को। लॉजिस्टिक्स, ऑटो और ओएमसी इस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो अब हो सकता है कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो सस्ते हो सकें, क्योंकि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये बयान देते हुए दिखे हैं कि अब जो फ्यूल और तेल पर जो वैट घटाने का आश्वासन दिया है उन्होंने कि आने वाले समय में ऐसा किया जा सकता है। वेदांता पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि Q1 में जो उनका एक प्रोडक्शन का डेटा और वो सब आता हुआ दिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि Q1 में एल्यूमिनियम उत्पादन जो है वो 3% बढ़कर आता हुआ दिखा है। वही जिंक इंडिया की बिक्री अगर इंटीग्रेटेड मेटल प्रोडक्शन की देखेंगे तो वो भी 10% बढ़कर आती हुई दिखी है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो नीलाचल इस्पात का जो स्ट्रेटेजिक विनिवेश है वो पूरा हो चुका है। टाटा मोटर्स, जिसमें जो AGMA चेयरमैन के बयान आते हुए दिखे हैं, उसमें से कुछ मुख्य हैं कि FY23 में उनका कहना है जो अगर H1 की तुलना में H2 से वो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और उनका मानना है कि प्रदर्शन ज़्यादा सुधर सकता है। साउथ इंडियन बैंक पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इनके भी अपडेट आते हुए दिखे, जो जून क्वार्टर में डिपॉजिट्स हैं वो लगभग 4% बढ़कर आए हैं। वहीं अगर आप ग्रॉस एडवांसेस की बात करेंगे तो वो 11% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। और अंत में मार्क्सन्स फार्मा, जिसमें 8 जुलाई को शेयर बायबैक के प्रस्ताव के लिए बोर्ड की मंजूरी है। ओके अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कहां कहां रखनी है नजर। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे। टाटा पावर पर खरीदारी की सलाह चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आ रही है। स्टॉप लॉस 205 का, टारगेट 227 का। इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 211 रुपए 45 पैसे था। अब बारी आती है अनराटी सिक्योरिटीज के एडवाइस की। कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉन्कॉर खरीद के चले। स्टॉप लॉस 607 का, 635 का टारगेट आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। और अंत में सेंट्रम ब्रोकिंग पिडलाइट खरीद के चलने की सलाह निकल कर आ रही है। 2170 का स्टॉप लॉस और 2230 का टारगेट लगाना है। और इनकी तरफ से जो दूसरी और आखिरी रिकमेंडेशन है वो UPL में आ रही है। यहां पर भी आपको खरीदारी करके चलना है। 654 रुपए 50 पैसे का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था। स्टॉप लॉस 643 रखना है और टारगेट आपको इस स्ट्रैटेजी में 670 का मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है। आज कौन से इंडाइसेस में आपको ध्यान देके चलना है, कौन से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है जो आपको मोटी कमाई करा कर दे सकता है, सब पर बात करने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। कल तो हमने दमदार प्रदर्शन देखा, खासतौर से निफ्टी बैंक ने बहुत ही जबरदस्त कॉन्फिडेंस इंस्टिल किया है। मुझे बताइए कि आज क्या यही मोमेंटम जारी रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। यस, डेफिनेटली मैं मानता हूं कि आज भी पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। अगर हम स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो मैं मानता हूं कि बैंक निफ्टी में एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक हम उस लेवल के ऊपर है, और वो लेवल जो है वो है 33,750। 33,750 के जब तक हम ऊपर है तब तक हम बुल्स के ग्रिप में ही रहेंगे और अच्छा खासा हम रैली देखने को हमें मिल सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को 34,300 तक लेके जाने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। तो बैंकिंग स्टॉक में भी एक अच्छा खासा रुझान देखने को मिल सकता है स्पेसिफिकली। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता है। 15,750 के ऊपर जब तक है तो ये मोमेंटम जारी रहेगा, और ऊपर की तरफ मैं मानता हूँ 15,925 और 16,000 के ये दो लेवल्स चार्ट के ऊपर निकल के आ रहे हैं। ओके, चलिए, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में कन्विक्शन है। सिंस आपने कहा कि बैंक निफ्टी के अलावा इसके सेक्टर में कुछ स्टॉक्स पर भी नजर रखी जा सकती है, और ये मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कल जितने इंडाइसेस ने मार्केट को संभालने का काम किया, ऑफ कोर्स FMCG तो कल का भी हीरो रहा, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक, ये दोनों इंडाइसेस ने बहुत जबरदस्त सपोर्ट दिया है। इस स्पेस में कोई स्टॉक आपको पसंद है? देखिए, अगर मैं ये प्राइवेट बैंकिंग में से किसी स्टॉक के साथ अगर जाना चाहूंगा तो वो रहेगी ICICI बैंक। ICICI बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर जो है बेहतरीन है। एक ट्रेंड रिवर्सल बनने की कोशिश हो रही है। हालांकि कल एक अच्छा खासा रैली तो मिला था। यहाँ पे एक ऊपर की तरफ थोड़ा हेड स्पेस खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इस स्टॉक को करीब करीब 735 और 740 तक लेके जाने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है ICICI बैंक में। इसके लिए स्टॉप लॉस 709 रुपए का रहेगा। 735 और 740 का लक्ष्य मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। ओके, सिंस हमने FMCG की बात की, जिस तरह से रॉ मटेरियल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस अब अपने पीक से काफी लुढ़क चुके हैं, क्या लगता है FMCG में अभी ये जो मोमेंटम है ये कुछ समय अपसाइड में और जारी रहेगा? डेफिनेटली, क्योंकि FMCG का जो इंडेक्स है उसने एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी हमें दे दिया है।
तो सारे जो स्टॉक्स है उनमें उछाल देखने को मिल सकता है। 2-3 स्टॉक्स है मेरे रडार पर। डेफिनेटली आईटीसी तो सबको पता है कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देके 300 की तरफ के लिए निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर मैं वापस बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जो दूसरा स्टॉक मेरे रडार पर है वो है डाबर। डाबर में एक उछाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं कंडीशनल कॉल देना चाहूंगा। एग्जैक्टली अभी तुरंत खरीदारी नहीं करनी चाहिए। मेरा एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो मेरे लिए ब्रेकआउट लेवल है, और वो लेवल है 528। ओके, साथ ही निकलता है जी 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 528 के ऊपर निकलता है तो 540 तक जा सकता है। ओके, 540। और आपकी बेस्ट पिक आज कहाँ से आ रही है आशीष जी? मेरे बेस्ट पिक जो है वो पावर सेक्टर में से है, और डेफिनेटली मैं टाटा पावर के साथ जाना चाहूंगा। जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर है मैं मानता हूं एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा। खरीदारी करके चलना चाहिए। 209 का स्टॉप लॉस, 215 का पहला लक्ष्य, 218 का दूसरा लक्ष्य। पॉइंट टेकन। आशीष जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स के अलावा कौन कौन से इंडाइसेस हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं और किन सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं जिन पर नजर रखनी है। थैंक यू सो मच। चलिए, इक्विटी स्पेस के बाद अब बारी आती है कमोडिटी बाजार की। यहां पर भी एक्शन भरपूर रहा है। आज के लिए रणनीति समझ लेते हैं। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। केडिया सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सबसे पहले सोने चांदी से शुरुआत कर लेते हैं। 5 महीने के लोस पर सोना है, 2 साल के लोस पर चांदी है, हल्की हल्की रिकवरी है। क्या यहाँ खरीदारी बनती है आज? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो कल तो यूएस मार्केट बंद था, और बुधवार को फेड के मिनट्स आने, जहां पे फिर से हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या टोन रहेगा। अब तक हमने देखा हॉकी स्टोन की वजह से सोने पे हमने एक दबाव भी बनते हुए देखा है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट पे जो इंपोर्ट ड्यूटी का इम्पैक्ट था वो मार्केट डिस्काउंट कर गया है। कल हमने उसी के चलते थोड़ी बहुत गिरावट आती हुई देखी, जो अब फायर प्राइस बन चुका है। तो मुझे लगता है 50,900 के करीब, 51,000 के करीब हम गोल्ड को ले सकते हैं। 51,350 का इमीडिएट छोटा टारगेट रहेगा, बिकॉज फेड के मिनट जो कल आने हैं वो आगे की रणनीति बताएगी गोल्ड के लिए। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि 50,900 से 51,000 के बीच में गोल्ड को लेके चलिए 51,350 के टारगेट के लिए। ओके, मेटल्स में अभी भी पेन बाकी है क्या? कॉपर तो चलिए 17-18 महीने के लोस पर है। जिंक ने कल पूरे पैक में घरेलू बाजार में भी स्ट्रेंथ दिखाई है, और एलएमई पर भी ये लोअर लेवल से चढ़ने में कामयाब रहा है। तो कहाँ रहेगी नजर? बिल्कुल, पूरे बेस मेटल पैक के अंदर हमने कहीं ना कहीं दबाव कंटिन्यू देखा है। पिछले हफ्ते में हमने जिंक के प्राइसेस में जबरदस्त गिरावट देखी थी। कल उसी का एक रिट्रेसमेंट हमने प्राइसेस में आते हुए देखा था। उम्मीद जताई जा रही है जिस ढंग से जो चाइना एफर्ट्स कर रहा है इकोनॉमी को वापस पटरी पे लाने के, उसके चलते हमने प्राइसेस में एक जंप आते हुए देखा है कल के सेशन में। साथ में हमने देखा है कि कंजम्पशन साइड भी एज ऑफ नाउ तो स्लगिश है, बट माना जा रहा है कि जो इन्वेंट्रीज है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप हो रही, जिसके से प्राइसेस को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। तो आज भी ये टेक्निकल पुलबैक कंटिन्यू रहेगा, जहां पे 280 के करीब जिंक को ले सकते हैं। 284 से 287 तक का टारगेट हम देख पाएंगे। ओके, और एनर्जी स्पेस में क्या रणनीति अपनाई जाए? क्योंकि नॉर्वे अब एक नया सप्लाई कंसर्न बन के सामने निकल कर आ रहा है। डिमांड की स्थिति में कोई बदलाव नहीं है, तो क्या इस सप्लाई फैक्टर को देखते हुए एनर्जी स्पेस में कुछ रणनीति अपनाई जा सकती है? पूरे एनर्जी कॉम्प्लेक्स में वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा बनी हुई है, खास करके कच्चे तेल के लिए भी हमने कल के सेशन में लोअर लेवल से 1.25% की तेजी देखी है। वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रह सकती है, बट डाइजी टू परचेज एट करंट लेवल 8800 तक का लेवल क्रूड ऑयल दिखा देगा, बट सस्टेनेबल थोड़ा डाउटफुल लगता है। जबकि नेचुरल गैस में हमें लगता है कि यूरोपियन मार्केट में जिस जगह से सिचुएशंस बन रही है, ये कहीं ना कहीं नेचुरल गैस को और सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो करंट लेवल से मतलब 460 के करीब भी अगर नेचुरल गैस मिले, लेके चलिए एक टेम्पररी बाउंस 485 तक का लेवल दिखा सकती है। ओके, सिंस आपने मेटल का जिक्र किया, सिल्वर पर मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी। हमने $20 के नीचे ट्रेड करता देखा था, आज फिर से उस लेवल के ऊपर आ गया है। तो क्या अभी भी पेन बाकी है, या ये लेवल्स खरीदारी के लिए ऑप्टिमम है? देखिए, कल के जो फेड मिनट्स है वो ज्यादा अच्छी क्लैरिटी देता हुआ दिखाई देगा, बट पिछले इतिहास में हमने ये भी देखा है कि जब भी इंपोर्ट ड्यूटी की बात होती है तो सोने और चांदी दोनों पे होती है। बट इस बार कुछ सरप्राइज था कि गोल्ड पे तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ते हुए दिखी, बट चांदी पे अभी तक कुछ ऐसा अपडेट आया नहीं है। तो मार्केट काफी स्टैग्नेंट है, बट हाँ, इंटरनेशनल में वापस आज $20 का लेवल रिगेन किया है। एक टेक्निकल पुलबैक हम देख सकते हैं 2040 से 2050 तक का, जो डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमें लगता है कि 58,200 के करीब ले सकते हैं। आज रिकवरी रहेगी जो 59,200 तक के लेवल दिखा सकती है। ओके, एग्री स्पेस में एक सवाल मेरा था। स्पाइसेस में हमने कल तगड़ा एक्शन बनते हुए देखा, क्रॉस द बोर्ड ऑलमोस्ट 2.5 से 3% की स्ट्रेंथ लेकर बंद हुए हैं। क्या किया जाए मसालों के स्पेस में?
मसालों में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मई और जून में मार्केट में गिरावट रहेगी, जो फंडामेंटल्स हमने देखे थे वो डिस्काउंट हो गए थे, बट जुलाई ऑनवर्ड हमें लगता है मसालों में जबरदस्त तेजी रहेगी, जो जुलाई अगस्त सितंबर तक चलेगा। जिस ढंग से डिमांड इंटरनेशनल में भी एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी है, रुपए में गिरावट है, वो एक्सपोर्ट को अच्छा सपोर्ट करेगी। मानसून की वजह से अराइवल्स में काफी ड्रॉप है। कल के सेशन में हमने धनिया में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आते हुए देखा है। प्राइजेस 12,000 के ऊपर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जो इमीडिएट तो 12,500 है, बट ओवरऑल हमें लगता है जुलाई एंड तक 12,800 से 13,000 तक का भी लेवल दिखा सकता है धनिया लिखित। ओके, पॉइंट टेकन केडिया जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री एग्री स्पेस में कमोडिटी मार्केट में आज कहां है कमाई के मौके। अब आगे बढ़ते हैं एफआईआर की तरफ। एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट क्या कहती है, इस पे एक बार नजर डाल लेते हैं और किन शेयरों पर एफआईआई ब्रोकरेज ने दर्ज की एफआईआर रखते हैं आपके सामने। आज बैंकों पर काफी सारे विदेशी ब्रोकरेजेस की तरफ से रिकमेंडेशन आई है। शुरुआत हम करेंगे एसबीआई से। मैक्वेरी आउट परफॉर्म का स्टैंस लेकर चल रहे हैं। टारगेट इन्होंने दिया है 665 का, जबकि नोमुरा ने खरीदारी की रिकमेंडेशन दी है और इनकी तरफ से टारगेट 615 का है। अब बारी आती है आईसीआईसीआई बैंक की। इस पर 3 ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन है। सबसे पहले सिटी, खरीदारी की सलाह है, 950 का टारगेट वो सुझा रहे हैं। मैक्वेरी आउट परफॉर्म का आउटलुक दे रहे हैं और इनकी तरफ से आईसीआईसीआई बैंक पर 1000 का टारगेट है। नोमुरा की तरफ से भी खरीदारी की सलाह है और ये गोइंग फॉरवर्ड लक्ष्य बता रहे हैं 960 का। अब बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। मैक्वेरी की इस पर आउट परफॉर्म का स्टैंस है, टारगेट 1135 का उन्होंने दिया है इंडसइंड बैंक पर। मैक्वेरी की अगली रिकमेंडेशन हेवल्स पर है। यहां पर वो अंडर परफॉर्म का आउटलुक लेकर चल रहे हैं और टारगेट 39 का है। क्रेडिट स्विस की रिकमेंडेशन आज बजाज ऑटो पर निकल कर आई है। न्यूट्रल स्टैंस है, टारगेट इनकी तरफ से निकल कर आया है 4030 का। क्रेडिट स्विस की अगली रिकमेंडेशन अपोलो हॉस्पिटल में है। आउट परफॉर्म का स्टैंस लेके चल रहे हैं और टारगेट है 4350 का। अब बात कर लेते हैं मारुति की। इस पर 2 ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन आज निकल कर आई है। पहली क्रेडिट स्विस की तरफ से है, आउट परफॉर्म का आउटलुक है, टारगेट 10,103 का दे रहे हैं, जबकि मैक्वेरी भी यही आउटलुक लेके चल रहे हैं। आउट परफॉर्म का स्टैंस है, टारगेट 9,110 का है। और अंत में जेपी मॉर्गन की तरफ से श्री सीमेंट पर रिकमेंडेशन है। इनकी तरफ से अंडरवेट का आउटलुक है और टारगेट 17,330 का दे रहे हैं। चलिए एक महत्वपूर्ण खबर से आपका परिचय कराते हैं। सर्विस चार्ज की जबरन वसूली के खिलाफ जी बिजनेस की बड़ी मुहिम रंग लाई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स की ओर से वसूला जाने वाला सर्विस चार्ज पूरी तरह से गैर कानूनी है। सीसीपीए यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इसे लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है और इसमें बताया गया है कि किसी भी नाम से होटल या रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज नहीं ले सकेंगे। इसमें यह साफ कहा गया है कि सर्विस चार्ज को खाने के बिल में नहीं जोड़ा जा सकेगा और अगर कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट इसको खाने के बिल में जोड़ने की कोशिश करता है या करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि होटल और रेस्टोरेंट्स में सर्विस चार्ज वॉलंटरी होता है, लेकिन कस्टमर से इसे जबरन वसूला जाता रहा है। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद हम आपके लिए पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।